हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ और आज का हमारी ये क्लास नंबर 2 है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उसका हम लोग जो है वो ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हमारी ये जो क्लासेस है वो हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग जो है वो आराम से इसको रिवाइज कर सके। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, रीना हर उस पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि बिना उसे सीखने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि रीना जो है वो हर एक पार्ट को जो है वो फटाफट से सीख लेती है, जबकि बिना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यहाँ पर बिना एक लड़की है और रीना भी एक लड़की है। यानी कि जो रीना है वो फटाफट से कोई भी चीज को सीख लेती है, लेकिन बिना नाम की जो बच्ची है वो उसको सीखने में ज्यादा समय लगता है। तो ये क्या है, ये क्या हो सकता है? ये निरंतरता हो सकती है। भाई निरंतरता तो है नहीं, यहाँ पर निरंतरता की बात नहीं हो रही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बात नहीं हो रही है। व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध, भाई अंतर संबंध की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नता की। भाई रीना अलग है और बिना अलग है, क्योंकि रीना की क्वालिटी अलग है, बिना की क्वालिटी अलग है। तो दोनों में क्या है? दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर आंसर है सी। और व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय होता है कि नहीं तो व्यक्तियों या बालकों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विशेषताओं में भिन्नता है। रीना उस पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन बिना को उसको सीखने में ज्यादा समय लगता है। तो ये चीज क्या होती है? ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? यानी कि बेंड्यूरा का बोला है, बेंड्यूरा का सामाजिक अवलोकन किस बात पर फोकस करता है? पुनरावृत्ति पर, स्वचिंतन पर, प्रतिधारणा पर, या सार को दोहराना? तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने बेंड्यूरा के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर बेंड्यूरा ने एक ही चीज को बताया है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी चीज को देखता है तो वो उस चीज को देखने के बाद में उस चीज की छवि की धारणा बना लेता है अपने मन में। तो धारणा की बात होती है कि जैसे मान लीजिए उसने किसी पक्षी को देखा, तो पक्षी को देखते उसके मन में उसको लेकर जो भी इमेज बनी, जो उसने धारणा बनाई, उसने अगर जैसे इसका जो सिद्धांत है वो बेबी बेबी डॉल वाला है, वो बेबी डॉल को देखते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके की हरकतें करने लगते हैं। एक निर्जीव गुड़िया की जो है वो स्टोरी है इनको लेकर पूरी। तो वो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं उसको वो जो है वो इमिटेट करने लगते हैं, उसकी जो है वो एक धारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो धारणा वर्ड कहाँ है? प्रतिधारणा ये पड़ा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में ये कहा गया है कि लोग व्यवहार को देखते हैं, उसको अनुकरण करते हैं और व्यवहार की मॉडलिंग से सीख जाते हैं। इनके व्यवहार मानव व्यवहार को काफी हद तक अर्जित कर सकते हैं। यानी कि इनके हिसाब से मानव जो होता है वो हर एक व्यवहार को जो है वो अर्जित कर सकता है। अल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत के 3 शीर्षक है। यानी कि जो अल्बर्ट बेंडूरा का जो सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत है उसमें इन्होंने 3 बातों को बताया है। एक तो आता है पारस्परिक निर्धारणवाद, दूसरा आता है स्व प्रणाली, और तीसरा आता है अवलोकन अधिगम के सिद्धांत। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है अवलोकन अधिगम के सिद्धांत का ही पार्ट होता है, जो अभी हम लोगों ने प्रतिधारणा देखा है। तो बेंड्यूरा जो है वो सामाजिक अवलोकन के सिद्धांत में प्रतिधारण प्रतिक्रिया करते हैं। आगे देख लेते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो है, दुर्खिम है, सुकरात या किलपैट्रिक है? तो ये तो याद करने जैसी चीज है। परियोजना विधि के जो प्रतिपादक है वो है किलपैट्रिक। तो यहाँ पर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन है इसका, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। इस विधि का मूल उद्देश्य क्या होता है परियोजना विधि के? कि बच्चों में नियंत्रित विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा ऐसे कौशल को विकसित करना जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हो। यानी कि बच्चों के अंदर ऐसी स्किल्स को डेवलप करना है जो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कराए। इस प्रकार बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, अपने वातावरण में वस्तुओं में बदलाव करने और इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। इसे व्यक्तियों या समूहों के द्वारा भी किया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम परियोजना विधि, जिसको हम लोग समूह में भी कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं।
अगला देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है, यानी जॉन डीवी जो है वो किस पर फोकस करते हैं? प्रगतिशील विद्यालय पर, सामान्य विद्यालय पर, पब्लिक विद्यार्थी पर, ये विद्यालय पर या फैक्ट्री विद्यालय पर? भाई जॉन डीवी किस पर फोकस करते हैं? तो जॉन डीवी जो है वो प्रगतिशील, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं, जो बच्चों को जो है वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा पर तो फोकस कर ही रहे, साथ साथ में प्रगतिशील जो स्कूल्स होते हैं उन पर भी फोकस करते हैं। तो जॉन डीवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो वो है प्रगतिशील शिक्षा से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन है जो अनुभव के अर्थ को जोड़ता है। भाई जॉन डीवी बोलते हैं कि बच्चे को अगर अनुभव मिलेगा तो बच्चा किसी भी काम को अपने आप कर सकता है, जो बाद के अनुभवों के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ प्रगति शब्द के निर्दिष्ट अर्थ पर निर्भर करता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है प्रगति से। प्रगति का अर्थ क्या होता है? गति, और गति में किसी भी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय जो है वो प्रगतिशील विद्यालयों के उदाहरण है। 20th नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में भी किया जाता है, यानी कि जो मैथ्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके अलावा टेबल्स वगैरह जो भी सीखा है, साइन कॉस कुछ भी सीखा है, तो उसका यूज बच्चा जो है वो भौतिकी यानी फिजिक्स में भी कर रहा है। तो ये क्या है भाई? बच्चे को जो मैथ्स में सीखी हुई चीजें वो उसको जो है वो फिजिक्स में हेल्प कर रही है, तो ये क्या है? ये सकारात्मक है, नकारात्मक है? आगे देखते हैं, शून्य है, और अगला आता है इनमें से कोई नहीं। भाई बच्चे को जो मैथ्स में चीजें आ रही है वो उसको हेल्प कर रही है भौतिकी में, तो ये एक तरीके से सकारात्मक इंटरचेंज होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो उसको पॉजिटिव तरीके से सीख सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिगम का सकारात्मक अंतरण वह है जिसमें एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भाई सकारात्मक एक एक चीज, एक सब्जेक्ट में सीखा हुआ ज्ञान यानी कि मैथ्स में सीखी हुई चीजें किसमें हेल्प कर रही है? फिजिक्स में कर रही है ना, तो इसी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसी को सकारात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। इसीलिए विद्यार्थी द्वारा गणित में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भौतिकी की कक्षा में भी किया जाता है। यह अधिगम का क्या कहलाता है? यह अधिगम का सकारात्मक अंतरण कहलाता है। 21 नंबर सवाल है हमारे पास में, विकास कभी खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता है यानी निरंतर चलता है, तभी तो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? तो ये ऑब्वियसली निरंतरता का सिद्धांत है। ये तो शब्द से ही पता चल जाता है कि विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास जो है वो निरंतरता के सिद्धांत पर जो है वो डिपेंड करता है। एकीकरण नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जैसे माँ के गर्भ से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। वृद्धि तो एक लिमिट तक चलती है, यानी कि वृद्धि जो होती है वो तो जो है वो एक समय आने के पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास माँ के गर्भ से लेकर जो मृत्यु तक होता है जो है वो मृत्यु तक चलता रहता है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम अपने व्यक्तित्व के सभी पक्ष जैसे सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण ही संपन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकडूगल के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा या अब्राहम मैस्लो द्वारा? तो अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो मैकडूगल द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मैकडूगल के द्वारा। मूल प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य होता है? मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने के जन्मजात प्रवृत्ति। मूल का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारी आदत, और मूल का मतलब होता है जो शुरू से हमारे अंदर आदत है वो, यानी जो जन्म से हमारे अंदर आदत है। तो मैकडूगल ने मनुष्यों के लिए कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? तो वो 18 संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसको ही मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, जैसे रोना, हंसना, उदास होना, बहुत ज्यादा खुश होना, किसी पर गुस्सा करना, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 23 नंबर, अधिगम में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है, यानी कि जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड को जो है वो जो डेवलप करने का क्या मतलब है? कि विज्ञान का अध्ययन करवाना, बड़ों द्वारा कही गई बात को स्वीकार करना, किसी बात का परख या सत्यापन के पश्चात ही स्वीकारना, उसे सत्य स्वीकार करने के लिए कहना। भाई वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट का नहीं कर रहे हैं।
बड़ों द्वारा कही गई बात को स्वीकार करना, भाई वो तो अगर हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति नहीं सिखाएंगे तो भी अगर बच्चे को माननी है तो वो बात मान ही लेगा। और सत्य स्वीकार करने के लिए कहना है भाई, सत्य सत्य अगर बच्चे को लगेगा तो ही बच्चा सत्य स्वीकार करेगा, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। वैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी कि जो आप लोगों के यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो किसी भी बात को परखे, उसका सत्यापन करे, उसके बाद में वो उसको स्वीकार करे, न कि उसको कह दिया बड़ों ने कि भाई आप हमारी बात को स्वीकार करो और बच्चा करे। नहीं, बच्चा जांच पड़ताल करेगा, देन वो उसको स्वीकार करेगा। एक्सप्लेनेशन है, अधिगम्य विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का अर्थ विद्यार्थी में सुस्पष्टता का गुण विकसित करना, क्योंकि विज्ञान में नियम होते हैं, प्रयोग होते हैं, सूत्र होते हैं, गणनाएं होती है, ये सब किस पर आधारित होती है? तर्क पर आधारित होती है। इससे विद्यार्थी में तर्क क्षमता का विकास होता है, जिससे विद्यार्थी किसी बात को परख सकता है, सत्यापन के पश्चात ही उस बात को स्वीकार करता है। अतः विद्यालय द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का अर्थ है किसी बात को परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकार ना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 व 2 के बच्चे, कक्षा फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे होते हैं वो पढ़कर शीघ्र सीख जाते हैं, लिखकर जल्दी सीख जाते हैं, अमूर्त अनुभवों से सीख सकते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। भाई पहले क्लास का बच्चा है तो पढ़ना तो नहीं सीखेगा, नहीं लिखना सीखेगा, अभी तक तो बच्चा स्कूल में आया ही है एक फर्स्ट सेकंड क्लास में। अमूर्त अनुभव का मतलब होता है कोई भी चीज बच्चे को दिखाए ना दिखाए बिना ही उसको बता दे कि ये ऐसा ऐसा होता है, नहीं, ऐसा बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे को हम लोगों को मूर्त अनुभव कराना पड़ेगा। मूर्त का मतलब है, हम लोग कई बार देखते हैं ना कि अगर हम लोगों को बच्चे को अ से अनार, आ से आम सिखाना है तो उसके सामने अ से अनार लाके रखते हैं, ट से टमाटर सिखाना है तो टमाटर लाके रखते हैं, कबूतर सिखाना है तो कबूतर हम उसको बाहर जाके दिखाते हैं कि ये क से कबूतर है। तो ये मूर्त अनुभव है, यानी दिखाकर कोई भी चीज, टच फील या देखकर किसी भी चीज को सीखना, इसी को हम लोग मूर्त अनुभव बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, कक्षा 1 व 2 के बच्चे मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए, उनके ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण में मौजूद मूर्त वस्तुओं को देखते हैं, छूकर उसको सीख जाते हैं, तथा जो वस्तुएं कक्षा में मूर्त रूप से दिखाना संभव नहीं होता है, अध्यापक उनको एज अ मॉडल जो है वो बच्चों को दिखा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ताजमहल दिखाना है टीचर को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतने छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे ताजमहल? तो वो क्या करते हैं, उसका मॉडल, उसके जैसा का जैसा जो कोई खिलौना हो, उसके जैसा का जैसा दिखने वाली कोई मूर्ति हो, वो बच्चों को लाकर दिखा लेते हैं कि जो ताजमहल ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। तो मॉडल भी दिखा सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक शिक्षक के पास में होना चाहिए, यानी एक टीचर के पास में क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान या उपरोक्त सभी। भाई ये टीचर के पास में अपने विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञान भी होना चाहिए, छात्रों के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात टीचर को जो है वो सभी होना चाहिए, सारी चीजें एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन है, एक प्रभावी शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए एवं संप्रत्यों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो कंसेप्ट है वो अच्छा खासा जो है वो टीचर को आना चाहिए, और जो शिक्षण सहायक सामग्रियां यानी जो टीएलएम होती है उस पर भी महारत हासिल होनी चाहिए, यानी टीएलएम की पूरी पूरी जानकारी एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक को होनी चाहिए। उसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जैसे इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव हो गया, खेल विधि हो गई, और भी बहुत सारी विधियां होती है, संश्लेषण, विश्लेषण, इन सब का ज्ञान टीचर को होना चाहिए, और इसे ही शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कोई बच्चा कैसा है, किस तरीके से सीखता है, तो इन सब का नॉलेज एक टीचर के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षाओं से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यानी वार्षिक परीक्षाओं में जो है वो कुछ कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे? केवल आवश्यक परीक्षण करेंगे, यानी केवल हम चेक ही कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नहीं, दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षण करवाएंगे, कोई परीक्षण नहीं करेंगे, आवधिक परीक्षण या सुधारात्मक उपाय के साथ में करेंगे। भाई वार्षिक परीक्षा में किसी किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने मार्क्स नहीं आए हैं, कई बार कम मार्क्स आ जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम केवल कॉपियां चेक करेंगे, आवधिक परीक्षण यानी कि जो है वो कुछ कुछ समय के पश्चात परीक्षाएं कराएंगे, जैसे 1 महीने का टेस्ट हो गया, 2 महीने का टेस्ट नहीं। केवल वर्ड ही अपने आप में गलत है तो ये वर्ड नहीं आएगा। दूसरे विद्यालय द्वारा चेक करवाएंगे परीक्षण, उनके द्वारा कराएंगे नहीं। जो काम अपने खुद के स्कूल का टीचर कर सकता है वो हमारे बाहर का टीचर नहीं कर सकता। कोई परीक्षण नहीं करेंगे, भाई परीक्षण नहीं करेंगे तो हम बच्चे में इंप्रूव कैसे होगा? हम क्या करेंगे? आवधिक परीक्षण। आवधिक परीक्षण का मतलब होता है
हर 1 महीने के पश्चात या 2 महीने के पश्चात या 1.5 महीने के पश्चात एक समय निर्धारित कर लेंगे और उस समय के पश्चात हम बच्चों के परीक्षण करवाएँगे और जो गलतियाँ बच्चे में नज़र आ रही है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवधिक परीक्षण के छात्रों के प्रदर्शन को नियमित रूप से ट्रैक करने में मदद करते हैं। यानी आवधिक यानी कि एक टाइम के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात जो है वो बच्चे के एग्जाम करवाना, जो उसको नियमित रूप से ट्रैक करने में, यानी कि बच्चे टीचर को पता चलता है कि बच्चे का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तथा शिक्षक छात्रों की सीखने की कमियों का पता लगाते हैं। जो कमियां आती है पता चल जाता है, आवश्यक अनुसार हम सहायता भी दे देते हैं और अपनी पाठ्य योजना के अनुसार उसको हम एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। जबकि वार्षिक परीक्षाएं क्या करती है, पूरा सत्र होने के पश्चात वार्षिक या पूरे पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित होती है, जिससे विद्यार्थी के नियमित प्रदर्शन को हम ट्रैक नहीं कर सकते। भाई वार्षिक परीक्षा तो सिर्फ उस समय के अनुसार ही हम लोगों को बताती है कि अभी बच्चे ने कितना पढ़ा है। अतः वार्षिक परीक्षण प्रणाली से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमको सुधारात्मक उपायों के साथ साथ आवधिक परीक्षणों का भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से एक अच्छा शिक्षक कौन है? यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के हिसाब से टीचर के रिगार्डिंग कौन सी एक बात ठीक है? ऐसी बात है जो बच्चों को दंडित करे। भाई बच्चे को दंडित कर रहा है तो वो कोई अच्छा शिक्षक नहीं होता। जो उदासीन हो, न्यूट्रल हो, यानी कि क्लास में बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो। भाई क्लासरूम में बच्चों को शांत रखे, आप लोग चुप रहिए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग ले सकते हैं। भाई ये बात ठीक लग रही है कहीं ना कहीं, कि बातचीत जो है वो उसको एज अ संसाधन लेंगे, कि बच्चे को, जो बच्चा अगर बातचीत कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप जो है वो इस तरीके की बातचीत करें कि इससे आप लोग एक तरीके से जो है वो एक दूसरे को सिखा पाए। तो एज अ जो है वो मटेरियल टीचर जो है वो उसका यूज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बहुआयामी यानी कि मल्टी डोमेन्स होती है, जिसमें विभिन्न जिम्मेदारियां भी होती है, कार्य भी शामिल होते हैं। अनिवार्य रूप से शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में होता है। वह सीखने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में भी उपयोग कर सकता है। यदि शिक्षक समग्र सामग्री का माहौल नहीं बनाता है तो एक छात्र जानकारी को बताए रखने के लिए आवश्यक कौशल भी नहीं सीख पाएगा। यानी कि अगर ये टीचर है, अगर वो सारे के सारे डोमेन्स को एक साथ जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा जो है वो उस कौशल को, उस स्किल को नहीं सीख पाएगा जो एक टीचर उसको सिखाना चाह रहा है। तो टीचर के लिए जरूरी है कि वो जो है वो बच्चों के हिसाब से किसी भी काम को करे, तभी तो हम पढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक अच्छा शिक्षक सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बच्चों को अपने पाठ्य अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? बच्चे को डांट के। भाई डांट के तो हम बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, डांटने पर तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। बच्चे को नियंत्रण में रखे, यानी बच्चे को अपने कंट्रोल में रखे कि मैं जो बोलूंगा वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं बोला था। अन्य बच्चों के साथ में तुलना करके। भाई तुलना हमें कभी भी किसी भी बच्चे के साथ में नहीं करनी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बल्कि हम बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे को प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन है इसका, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को छात्रों के अधिगम को आसान करने में मदद करती है, मार्गदर्शन करने में और अनुकूल वातावरण प्रदान करने में भी सीखने की सुविधा का प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 29 नंबर क्वेश्चन, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। भाई विचार जो होते हैं वो भाषा को निर्धारित फिक्स नहीं करते, आगे भी बढ़ाते हैं। ये कथन किसका है? पेवलॉव का है, वैगोस्की का है, कोहलबर्ग का है या जीन पियाजे का है? तो देखिए, विचार जो है वो केवल भाषा को फिक्स नहीं करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं। तो याद करने लायक ये परिभाषा है और ये जो क्वेश्चन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जीन पियाजे। एक्सप्लेनेशन है इसका, विचार केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार जीन पियाजे द्वारा दिया गया। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास एक व्यवस्थित अध्ययन किया जिसके 4 चरण हैं। 4 चरण उसके होते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक को विद्यार्थी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? बड़ों की तरह, पिता की तरह, सामान्य या फिर दोस्त की तरह? देखिए यहाँ पर जो है वो एक शिक्षक जो है वो बच्चे के लिए एक मित्र होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ में
में एज अ फ्रेंड उसके साथ में जो है वो बिहेवियर करे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। शिक्षक को विद्यार्थी के साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए तथा कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। छात्रों को अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। छात्र टीचर से डरे नहीं, निसंकोच प्रश्न करे और यहाँ तक कि माता पिता से भी अधिक विश्वास वो टीचर पर करे। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है और भी कोई, अगर आप लोग रीड के रिगार्डिंग कोई क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।